नमस्कार, आप देख रहे हैं RT24 न्यूज। कोडरमा विधानसभा के विधायक मीरा यादव जी हैं हमारे साथ और कोडरमा विधानसभा में काफी चर्चित हैं और उन्होंने काफी काम भी किया है जनता के बीच में। सुख दुख में इन्होंने अपना चाहे रात हो या दिन हो, काफी इन्होंने अपना मेहनत से आज ये कर रहे। आज फिर चुनाव विधानसभा में आ गई है और जनता को जब इन्होंने साथ दिया, जनता का इनका कितनी साथ देती ये करते हैं। मैम, देखा जाए कि कोडरमा विधानसभा में काफी आप चर्चित में है और आपने काफी 10 साल में बहुत अच्छा काम भी किया है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? लोगों का काफी हमें आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग मिलता रहा है, तो इसके लिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें कोडरमा के लोगों का इतना आशीर्वाद मिलता है, सबका स्नेह मिलता है, सबका साथ मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो लोगों का मार्गदर्शन और सुझाव लेके काम करते हैं, तो इसे हमें संतुष्टि मिलती है कि कम से कम लोगों ने हमें जो बताया, जो मार्गदर्शन दिया, जो अपना सुझाव दिए, उसके तहत फिर हम आगे काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि कोडरमा के लिए लगातार इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए हम अपना एक एक पल उनके लिए समर्पित करें। मैम, देखा जाए कि यहाँ पे अभ्रक नगरी कोडरमा को कहा जाता है और ये उम्मीद और साथ विश्वास के साथ जनता आपके साथ खड़ी रहती है। कहां तक खरा उतर पाएंगे मैम इस बार, क्योंकि अभ्रक नगरी कोडरमा में सबसे प्रसिद्ध है, पत्थल खदान है। क्योंकि एक बार कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री का जब जीत हुआ था, विजय हुआ था, तो देखेंगे कि झंडा जब दिखाए थे उसी रात में गाड़ी पकड़ लेती है कि अभ्रक चालू हो गया, ये चालू हो गया। लेकिन अभी भी स्पष्ट बंद है। जब आई थी, जब दूसरे दावेदार पार्टी आती है तो अपना दावा रखते हैं कि अभ्रक नगरी को मैं चमका दूंगा, अभ्रक चालू हो जाएगा, तो ये चालू हो जाएगा। तो देखते हैं आम जन लोग काफी परेशान रहे। अब बेरोजगारी को लेकर के ये काफी चर्चित में है कोडरमा। तो अभ्रक के नगरी को फिर कैसे यहाँ से चालू करवाया जाए? देखिए, पहले तो हम बता दें कि एक्चुअल में हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अभ्रक नगरी के नाम से झुमरी तिलैया को जाना जाता है। और जब माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हुआ, पेशम में हुआ या हजारीबाग में हुआ, तब भी उन्होंने कहा कि हम झुमरी तिलैया का नाम पहले सुनते थे और अभ्रक नगरी झुमरी तिलैया का नाम सुन के यहाँ पर के लोगों के साथ संवाद करने में हम काफी हर्ष महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी चर्चित है, लेकिन आज दुख तकलीफ हमें इस बात की है कि वो अभ्रक की जो चमक है वो मिट्टी के डस्ट में आज धूमिल होती चली जा रही है। इसलिए आपको ध्यान में होगा कि जब हम शिक्षा मंत्री थे, जब हमारी माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, जब डबल इंजन की सरकार थी, उस समय हम जो अभ्रक व्यवसायी हैं उनके साथ मिल करके हमने ये कोशिश किया था कि हम क्या करें, कौन सा कदम बढ़ाएं जिससे कि हमारे अभ्रक के कार्य को अवैध नहीं कहा जाए और लोग शान शौकत के साथ में काम करें, सरकार को जो रॉयल्टी मिलना है वो भी मिले। तो उस समय हमें कई सुझाव मिले थे, उसके अनुसार ऑक्शन कराने की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया था और उसके साथ ही पंचायत में क्लस्टर बना करके और ऐसे एनजीओ को ऐसे करके उसका जो ये जमा करने का कि वहां के बाद में जब जाएगा तो कोई उसे अवैध नहीं कहेगा, ऐसे करके कई सारी नीतियां बनी थी। संजोग है कि जब वो बनी थी तो ऑक्शन जो हुआ उसका रेट इतना ज्यादा था कि यहाँ के आम लोगों को उसका फायदा नहीं मिला। लेकिन जब हमने तो कहा था और ये काम आगे बढ़ा, लेकिन बाद में हमें जानकारी मिली कि रेट ज्यादा होने के कारण ऑक्शन का बहुत ज्यादा ये था, जिसके कारण कोई फायदा नहीं मिल पाया। तब तक फिर आचार संहिता लग गया था और ये सरकार में तो कोडरमा को बिल्कुल टारगेट किया गया कि किसी भी तरह से यहाँ कोई भी रोजगार को चलने न दिया जाए। इसी के कारण आप अभ्रक को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाते हैं शाम में और सुबह सुबह एक बाइक वाला अभ्रक को लेके जाता है तो जैसे लगता है कि पता नहीं आतंकवादी है ना क्या है, ऐसे करके उसको पकड़ लिया जाता है। तो ये स्थिति ये सरकार की है। और फिर आप माइंस को देखें या क्रेशर को देखें, सारे क्रेशर को ध्वस्त कराना, माइंस को बंद कराना और इतना तक कि जो माइनिंग हो रहा है उसके बाद में हमारा क्रेशर चल रहा है, तो हमारे जो ट्रक चालक हैं जो किस्ती में लेते हैं ट्रकों को और उसके बाद वो उससे
बिहार तक पहुंचाने का काम करते हैं, अन्य शहरों में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि सारे ट्रक मालिकों को आज कहीं ना कहीं किस्त देने में बहुत आफत आ गई, और इसलिए आज यहाँ से 75% ट्रक चालक जो हैं सो कोडरमा से बाहर जाके व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं। ये सरकार के सबसे बड़ा मतलब हम क्या बोले, बेरोजगारी को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को कम घटाने के लिए, खत्म करने की जो साजिश है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो यहाँ पर लोगों को तंग और तबाह किया जाए। लेकिन फिर हम ये विश्वास दिलाते आपको, जिस प्रकार 5 साल हम शिक्षा मंत्री थे उस समय, ठीक है, एक होती है औपचारिकता होती है कि भाई चलो फॉरेस्ट लैंड में है या कुछ है, एनजीटी का जो रोक लगा है तो थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है। लेकिन भी हमारे कोडरमा में चाहे तो अबरक व्यवसाय हो, ढिबरा जिसे हम कहते हैं, चाहे ट्रक चालकों की बात हो, माइनिंग की बात हो, क्रेशर की बात हो, सारा उद्योग उस समय चल रहा था। आखिर आज क्या आफत आ गई कि ये उद्योग बंद हो गया। मैम देखा जाए कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो इलाके जो है जहाँ पे अभी सड़क नहीं है, वहाँ पे पुल निर्माण नहीं है, लोगों को काफी तकलीफ होता है, तो उनके लिए मैडम क्या नया सौगात लेकर के आएंगे? जो हमने महसूस किया है, जो हम देख पा रहे हैं, तो लगता है कि 80% से ज्यादा सड़कों का और पुल पुलियों का निर्माण हो चुका है। थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो प्रस्तावित है, और बाकी जो छूटे हुए हैं वो फिर 5 साल में पूरे हो जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि आपकी जीत के बाद जहाँ पे अभी पुल नहीं है, मतलब जनता को उम्मीद दे रहे हैं कि वहाँ पे, उम्मीद नहीं, विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि हमने 800 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण कराया, 2 दर्जन से अधिक बड़े बड़े पुल का निर्माण करवाया, और दर्जनों छोटे पुलिया का निर्माण करवाया, और हर एक गांव को मुख्यालय तक जोड़ना, मुख्यालय से आपको शहर तक जोड़ना, हर जगह का हमने काम किया है। अभी आप किसी भी रोड में चले जाएं, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, आपको रोड की दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे उस समय हमारे पास एक छोटी गाड़ी थी अल्टो, तो उसका चेम्बर क्या है कि वो सट जाता था, कहीं कहीं पर जाते थे वो सटता था। तो एक बार तो हुआ कि वो फट गया उसका फिल्टर, और डुमटिया जो है हमारा मरकच्चो में, और पूरा गिर गया। लास्ट में गाड़ी बंद हो गई, पता चला कि उसका फिल्टर गिर गया। तो लोगों ने कहा कि मैडम आप गाड़ी बदलिए। हम कहे हम गाड़ी तो बाद में बदलेंगे, लेकिन पहले ये अल्टो चलने के लायक रोड होगा तब हम बाद में गाड़ी बदलेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि जो हमने कहा था, उस समय तो हमें पता भी नहीं था कि हम विधायक बनेंगे या मंत्री बनेंगे, लेकिन उस समय हमारे मन में एक आत्मविश्वास था कि हम ये अल्टो चलने लायक पूर्ण तरीके से कार्य कर रही है। और ये हमारा देखिए ये 10 साल बेमिसाल में, इसमें युवाओं के लिए ही इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज सब खुले हैं। और आने वाले दिन में फिर से हम उनके लिए हर प्रखंड में जिस प्रकार डिग्री कॉलेज दिए, अब हम युवाओं के लिए हर प्रखंड में लाइब्रेरी देंगे, अच्छी सी पुस्तकालय देंगे, जिसमें कि वो अच्छे से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो युवा खेलने के लिए आतुर हैं, क्योंकि हमारे कोडरमा में खेल को बहुत बढ़ावा देने से हमारे युवा जो हैं अंदर से जो उनकी प्रतिभा है वो निखर रही है, और कई जगह जाके स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे वो प्राइज लाए हैं। तो हम उनके लिए हर प्रखंड में अच्छी स्टेडियम और हर प्रखंड में अच्छी सी लाइब्रेरी उनको देने वाले हैं। मैम देखा जाए स्वास्थ्य को लेकर के अब चलते हैं, ये लास्ट सवाल है हमारा। स्वास्थ्य में भी काफी गड़बड़ियां होती हैं, और देखा जाए कि कोडरमा और विधानसभा में काफी स्वास्थ्य केंद्र हैं कि कुछ डॉक्टर सिर्फ हाजिरी बना करके चले जाते हैं। काफी सोशल मीडिया में चर्चित हुई थी कुछ दिन पहले भी। और सदर एक टॉप हॉस्पिटल है कोडरमा का, और यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आता है तो रेफर रांची लिखा है। आखिर हमारे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर की कमियां नहीं है, डॉक्टर एक से एक एमबीबीएस, सारे सर्जन सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ जब आती है तो सीधा रांची रेफर या हजारीबाग किया जाता। आखिर क्यों? देखिए पहले तो एक्चुअल में सदर अस्पताल जो है उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमने अपने कार्यकाल में, देखिए आपने पूछा तो हमारे ये बुक में हमने दिया है, ये देखिए इसको पढ़िए, क्या है, नवजात शिशु देखभाल चिकित्सा इकाई।
आप देख ले, पहले ये था क्या, लोगों को रांची जाना पड़ता था या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता था। ऑक्सीजन प्लांट, सीटी स्कैन, आईसीयू, डायलिसिस इकाई, आधुनिकीकरण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऐसे करके कई सारी सुविधाएं जो आम लोगों को होती है। अगर डायलिसिस कराना पड़ता है तो डायलिसिस के लिए हो सके सप्ताह में 2 दिन भी डॉक्टर लिख देते हैं। कुछ ऐसे गंभीर पेशेंट होते हैं जिनके लिए अब वो 2 बार या तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे या रांची या कहीं बाहर जा करके डायलिसिस कराएंगे। आप समझ सकते हैं कि वो घर तो आ ही नहीं सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन, एक दिन जाने में एक दिन आने में उतना पैसा खर्च। हमने ये सारी व्यवस्था सदर हॉस्पिटल में कराया और हमें हमें लगता है कि 1 सप्ताह के लिए बंद हो गया था। सारे जो पेशेंट है उनके परिजन आकर के हमें बोलने लगे। फिर हमने बात किया कि आखिर क्यों बंद है, तो पैसा के अभाव में। हम कहे जो भी दिक्कत होगी हम फंड देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बंद नहीं होना चाहिए। और आज हमारे सदर अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हाँ, हमने डायरेक्ट ये निर्देश दे रखा है कि अगर आप बिना कारण कहीं भी रेफर करते हैं तो फिर ये हमें बर्दाश्त नहीं है। पहले आप उसे देखिए, अगर सदर अस्पताल में बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत अच्छी एक आईसीयू चाहिए होती है जिसमें कि गंभीर अगर कोई पेशेंट हो गया है तो उसके लिए, तो वैसी बहुत ही इमरजेंसी स्थिति में आप रेफर करें, वरना आप सारा इलाज यहाँ पर करें। और हमें लगता है कि इधर रेफर वाली जो समस्याएं हैं वो इधर कम है। अब जो नहीं ही हो पाता उसके लिए करते हैं, वरना हमारे जितने डॉक्टर्स हैं सारे लोग काफी एक्टिव हैं। और आज आप जाके देख सकते हैं कि ओपीडी हो या सिजेरियन की बात हो या डायलिसिस या अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, हर जगह में आज काफी भीड़ लगी होती है और लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसे आज सदर अस्पताल में इसकी सुविधा मिल रही है। मैडम, चुनाव को लेकर के देखा जाए कि एक बार आपकी चुनाव जब थी तो मनोज तिवारी जी आए, दिल्ली के माननीय सांसद। उन्होंने बोला था कि जब मैडम की जीत हो जाए कि मैं दोबारा आऊं, लेकिन अभी तक उनका दर्शन नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो चुनाव उन्होंने वादा किया था, जनता को भरोसा दिया था कि जीत जाने के बाद मैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट फिर आऊंगा। देखिए चुनाव 2014 में भी हमारे माननीय सांसद जो है मनोज तिवारी जी वो आए थे। 2019 के चुनाव में भी वो आए और वो बोले हैं कि हम बार बार अपनी नीरा बहन को जिताने के लिए बार बार आएंगे और इस बार फिर से वो आएंगे। जनता बुला रही है, यहाँ के लोग बुला रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि वो कभी भी धोखा नहीं दिए हैं। 14 में बोल के गए थे, फिर आए, 19 में बोले, फिर 19 में भी आए हैं। तो हमारे लोगों में एक क्वालिटी होती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। या हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात हो या हमारे एक बूथ अध्यक्ष की बात हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक ही बात है कि हम जो कर सकते हैं हम वही बात को रखते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो बरगलाने के लिए हम किसी प्रकार का विश्वास नहीं दिलाते हैं। मैम, देखा जाए कि अभी जो आई थी त्योहार था हम लोगों का, डीजे को लेकर के हाई कोर्ट में बैन लगा दिया। हमें बताएं कि डीजे जो जितने भी भाई लोग बजाते हैं या जो सामान खरीदे, जो बेरोजगारी है, मान लीजिए अगर वो अपने पूंजी लगा के कर रहे हैं और हाई कोर्ट जो है सो डीजे को लेकर के रोक लगा देती है। खास करके हिंदू भाई के त्योहार में, अगर मुस्लिम भाई का अगर त्योहार होता है उसमें सारा डीजे हो या फलना हो, सारा ये हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात है कि माननीय न्यायालय का तो हम बहुत सम्मान करते हैं, उनके किसी भी प्रतिक्रिया का हम कोई उसमें रिएक्शन नहीं करेंगे। और जहां तक हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम सभी भाई भाई हैं और हम एक साथ रहते हैं और हमें किसी से कोई परहेज नहीं। हम सब मिल करके एक दूसरे के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और जहां तक बात है डीजे की, तो सच्चाई है कि अभी के बच्चों को, अभी के युवाओं को डीजे बहुत पसंद है। हम तो आज भी अपनी बेटी की शादी के ढोल नगाड़ा ही बुला करके किए। तो सबका एक अलग अलग आनंद आता है और सभी लोगों को कहीं ना कहीं हर लोग रोजगार में जुड़े हुए हैं। तो हम अगर उनको रोजगार दे नहीं सकते हैं तो फिर उनके रोजगार को हमें छीनने का कोई हक नहीं। सबका सम्मान है। मैडम, जनता के बीच क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने कोडरमा के सभी देवतुल्य जनता से आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार आप लोगों ने विश्वास किया, आपका आशीर्वाद मिला, आपका स्नेह मिला, आप सबों का साथ मिला, मार्गदर्शन मिला, तो 10 वर्षों के कार्यकाल में अगर हम जिला परिषद उपाध्यक्ष की बात ले जाएं तो 15 साल की बातों को हम करें तो काफी
कार्य हुए, और आप लोगों के बीच सिर्फ कार्य की बात नहीं है, आप लोगों के पास में हम एक आपकी बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में आपके साथ में हर सुख दुख में खड़े रहे। और कई लोग हमें जब मंत्री थे उस समय बोलते थे कि मैडम अब तो आप मंत्री जैसे रहिए। हमारे जिस दिन हम मंत्री जैसे रहेंगे फिर आपसे दूर हो जाएंगे। तो हम एक समाज सेवा के लिए आए हैं, और हमारी पहचान आप देखे होंगे कि राजनीति के पहले हम एक समाज सेवी के रूप में थे। हमने 12-15 साल तक गरीब बच्चियों को पढ़ाने का काम किए। आप जलवाबाद एक बार ऐसे करके घूम जाएंगे तो हर जलवाबाद में एक हमारी बच्ची मेरी स्टूडेंट मिलेगी। आज हमारी बच्चियां जो स्टूडेंट थी वो बैंक मैनेजर और कितने बड़े बड़े पदों पे चली गई हैं, तो खुशी होती है, और वो भी निःशुल्क। तो हम एक समाज सेवी के रूप में लोगों की सेवा किए हैं, और वही भावना हमारे पास आज तक है। हम सभी जाति समुदाय के लोगों के साथ हमारा वही व्यवहार है, एक आत्मीयता का रिश्ता है, और उसी रिश्ते को निभाते हुए आगे भी कार्य करेंगे। बस सबका जिस प्रकार से सहयोग, स्नेह, साथ मिला है, आशीर्वाद मिला है, ये अभी भी मिले, ताकि फिर से तीसरी बार यहाँ से एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके हमें भेजा जाए। एक कमल का फूल कोडरमा का हो, जो कि झारखंड की सरकार बनाने में अमन, चैन, शांति के साथ विकास और सभी लोगों के प्रयास और सभी लोगों के विकास के लिए ये सरकार बने। आप सबका साथ हमें हमेशा मिला है, आगे भी मिले, आशीर्वाद मिले, यही हम अपने लोगों से कहना चाहेंगे, आशीर्वाद मांगना चाहेंगे, ताकि बहुमत की सरकार बनाने में हम भी मदद करें। देखा